गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आपके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। आशा है आपने मेहनत से पढ़ाई की होगी और अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्वेश्चन पेपर को किया होगा। बच्चों, आज आपके एग्ज़ाम सबके ख़त्म हो जाएंगे। आप सब खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। मुझे आपसे यही कहना है, क्योंकि अभी की गई मेहनत भविष्य में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। अगर आप अभी खूब मेहनत से पढ़ाई कर लेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। जो लोग अभी मेहनत नहीं करेंगे उनके लिए समय इंतज़ार नहीं करेगा और वो दूसरे किसी के लिए आगे बढ़ जाएगा। इसलिए बेटा खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए और कोशिश करिए कि आप अपना बेस्ट हमेशा कर सकें। बेटा एग्ज़ाम के पहले हम लोग नया चैप्टर शुरू कर चुके थे जिसका नाम था धरातल के रूप बदलने वाले कारक, जिसमें कि हमने बाह्य कारक पढ़ा था। इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने आपसे बात की थी अनच्छादन की। अनच्छादन में हमने आपको बताया था कि अपक्षय, निक्षेपण और परिवहन 3 क्रियाएं आती हैं। ठीक है। अपक्षय किसी स्थान पर चीज़ों का गिर करके टूटना, उसको हम अपक्षय कहते हैं। निक्षेपण एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जा करके बैठ जाना निक्षेपण कहलाता है। और परिवहन एक स्थान से दूसरी जगह तक जाना परिवहन कहलाता है। ठीक है। हमने फर्स्टली अपक्षय को शुरू किया था। अपक्षय में हमने आपको भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय बता दिया था। आज हम जैविक अपक्षय के बारे में पढ़ेंगे। जैविक अपक्षय बेटा किसी के भी द्वारा हो सकता है, यानी कि जैविक क्रियाओं के द्वारा। जैसे कि पृथ्वी पर बहुत सारे लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, हम आप भी रहते हैं और हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है। चाहे हम हों चाहे आप हों, हमेशा कोई ना कोई क्रिया में क्रियाशील रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी की जो चट्टानें हैं वो कमज़ोर होती हैं और टूट करके गिर जाती हैं। जैसे कि सपोज़ करिए कि कोई चूहा है और चूहे ने किसी चट्टान को या ज़मीन को खोदा है, तो खोदने पे क्या होगा, वो अपने बिल बनाने के लिए उसको खोदेगा और खोदने पर जो टुकड़ा गिरेगा, चट्टानें टूटेंगी, गिरेंगी। या मान लीजिए हम आप हैं, हम लोगों ने कोई सड़क बनाई है, ठीक है, उसके लिए हमने चट्टान तोड़ी है, या हमने कोई सुरंग बनाई है, सुरंग बनाने के लिए हमको उसमें रास्ता बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें चट्टान में छेद करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चट्टान टूटती हैं और या फिर चट्टानों में दरार पड़ती है। अगर चट्टानों में दरार पड़ती है तब भी चट्टानें टूट करके नीचे गिरती हैं। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए किसी चट्टान पर कोई पेड़ निकल आया है, वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा होकर के उसने अपनी जड़ें फैलाईं और जड़ें फैलने के साथ में वो चट्टान जिस पर कि वो अपनी जड़ों को मजबूत करके खड़ा है, वो चट्टान ढीली पड़ने लगती है, यानी कि उसमें दरारें पड़ने लगती हैं और दरारें पड़ने के साथ साथ वो चट्टान कमज़ोर होते जाती है और किसी समय भी टूट सकती है। इसको हम क्या कहते हैं, जैविक अपक्षय कहते हैं। ये सारी क्रियाएं जैविक अपक्षय कहलाती हैं। अब इसके बाद हम अपर्दन की बात करते हैं। जब प्रवाहित जल यानी बहता हुआ जल हो, समुद्र हो, कोई नदी हो या कोई लहर हो पानी की, ठीक है, या हिमानी हो, हिमानी मतलब बर्फ का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें मिल करके अगर किसी को मिल करके मतलब कि अपनी अपनी ताकत के हिसाब से अगर किसी चट्टान को तोड़ती फोड़ती हैं और तोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारा अपर्दन होता है इसमें बहाव की क्रिया को भी हम शामिल कर सकते हैं या कटाव की क्रिया को, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि टूट फूट ही हो, यानी कि अपक्षय ही हो। उसमें अगर नदी बह रही है तो बहते हुए वो अपने साथ में अगल बगल से उसकी जो मिट्टी है या जो बालू है उसको अपने साथ काट करके बहा करके ले जा रही है और ले जा के एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचा रही है, तो इसको भी हम अपर्दन कह सकते हैं। ठीक है। जैसे अपर्दन आपकी मान लीजिए मिट्टी है, आपका पानी बरसा, ठीक, और वो मिट्टी ऐसी है कि पानी बरसा और बहुत तेज़ बरसा जिसमें कि पानी
बहने लगा बरस करके, जिधर को ढाल हुआ, तो जो हमारी सतह की जो मिट्टी है वो भी बहने लगेगी उसके साथ को, तो इसको भी हम अपर्दन कहेंगे। ठीक है। और अपर्दन की क्रिया जो है एक गतिशील क्रिया है, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना है उसको, तभी वो अपर्दन या परिवहन कहलाएगा। ठीक है। अपक्षय दूसरी चीज़ है, आपको मैंने बताया था कि अपक्षय में क्या होता है, एक स्थान पर चट्टानें वहीं टूट करके बिखर जाती हैं या वहीं चटक जाती हैं। ठीक है। और इसमें क्या है कि वो जो टूटा हुआ सामान है या जो भी चीज़ रास्ते में है वो एक जगह से बहते हुए दूसरी जगह पर, ज़रूरी नहीं वो बहते हुए जाए, वो उड़ के भी जा सकती है, क्योंकि ये हवा के द्वारा भी होता है। तो हवा में भी आपने देखा है कि जब बहुत तेज़ आंधी चलती है ना, बहुत तेज़ जब आंधी चलती है तो क्या होता है कि रास्ते में पड़ा हुआ बालू, मिट्टी, कागज, पत्ता, कोई भी चीज़ रास्ते में अगर बहुत तेज़ हवा के साथ में है तो वो उड़ने लगता है। ठीक है। अब उड़ करके एक जगह से उड़ेगा, मान लीजिए आपके घर से उड़ा और जा करके किसी और के घर के पास में रुक गया या बैठ गया, क्योंकि वहाँ पर जा करके हवा का बहाव कम हो गया। ठीक है। तो वो पानी भी हो सकता है, आपकी हिमानी यानी कि बर्फ़ भी हो सकती है, यानी उसकी नदियाँ भी हो सकती हैं बर्फ़ की, बर्फ़ भी बहते हुए अपने साथ में अगल-बगल की जो मिट्टी है या जो ज़मीन है उसको काटते हुए ले जा सकती है। ठीक है। आ रही है बात समझ में आपको? तो अपर्दन के लिए ये सारे कारक कार्य करते हैं। ठीक है। और अपक्षय और अपर्दन दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। अपक्षय जो है वो अपर्दन में सहायक हो सकता है, क्योंकि अगर चट्टान छिटकेगी या टूटेगी तभी हम क्या करते हैं, वो वहाँ से उड़ करके या बह करके या किसी में किसी के साथ जा करके दूसरी जगह पर पहुँचेगी। ठीक है। तो ये हो गया अपर्दन। अब निक्षेपण क्या होता है? निक्षेपण में भी हमने बताया कि जो चीज़ें अपर्दन में बही हैं वो जा करके जब किसी जगह पर रुक जाएंगी, बैठ जाएंगी, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण की क्रिया कहलाती है। ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया कि हवा चली, हवा के साथ में धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, जो चीज़ उड़ पाए, पत्ते, वो उड़े और उड़ करके जहाँ पर हवा का बहाव कम हुआ वहाँ पर जा करके वो बैठ गए, तो वो हो गया निक्षेपण। इसी तरीके से आपकी नदी है। ठीक है। नदी में पानी बह रहा है या हिमानी में बर्फ़ बह रही है, तो उसके साथ में उसके सामने आने पर जो भी चीज़ें पड़ते हुए जाएंगी वो सारी चीज़ें क्या होंगी? बह जाएंगी। और जब ढाल कम होगा, यानी का पानी का बहाव कम होगा, तब वो धीरे-धीरे चीज़ें रुकने लगेंगी। ठीक है। अपने वज़न के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कंकड़ है तो वो पहले रुकेगा, पत्ता है तो वो और बाद में रुकेगा। तो अपने हिसाब से रुकते जाएँगी और जब ये चीज़ें बैठने लगती हैं तो यही क्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। ठीक है। अब हम आगे ये जानेंगे कि ऊपर जो हमने चीज़ें पढ़ी, जैसे कि आपका प्रवाहित जल था, यानी कि पानी था, समुद्र की लहरें थीं या नदी थी, हिमानी थी या पवन था, ये सारी चीज़ें जब काम करती हैं पृथ्वी के ऊपर, तो इनसे क्या-क्या निर्मित होता है। ठीक है। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे जो आंतरिक कारक थे वो बहुत जल्दी में काम करते हैं। इतना जल्दी में काम करते हैं कि हम आप समझ ही नहीं पाते हैं कि कब क्या हो गया। ठीक है। उसके जस्ट विपरीत हमारे जो बाह्य कारक हैं वो इतना धीरे काम करते हैं कि हम नहीं जान पाते कि कैसे-कैसे करके ये क्रियाएँ हो रही हैं। वो हमारी आँखों के सामने होती हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका छोटा भाई या बहन है, ठीक है? बहुत छोटा है और वो धीरे-धीरे साल दर साल कैसे महीनों-महीनों में बड़ा हो रहा है, क्या आप कभी जान पाते हो कि वो कब बढ़ जाता है? दिन में बढ़ता है कि रात में बढ़ता है कि दोपहर में बढ़ता है कि सोते हुए बढ़ जाता है, खेलते हुए बढ़ जाता है, हम कुछ नहीं जान पाते ना। धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें कब होती हैं हमें नहीं पता चलता, लेकिन वो होती हैं और हम उनको देखते हैं, हम उनको समझते हैं कि वो हो रही हैं। इसी तरीके से बाह्य कारक के काम हैं, वो होते हैं, लेकिन इतना स्लो मोशन में होते हैं बेटा कि हमको उनको समझना बहुत मुश्किल होता है कि वो कब हो रहा है। ठीक है। जैसे हवा चलेगी और कोई चट्टान को काट के निकलेगी या मिट्टी की परत को लेकर के निकलेगी, तो आप उस परत को नहीं देख पाओगे कि वहाँ से एक लेयर उठ गई है, लेकिन वो वहाँ से हटी होती है। ठीक है। तो इनके द्वारा क्या क्या चीज़ें निर्मित होती हैं,
हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रवाहित जल से शुरू करते हैं, ठीक है। जल क्या है? एक बहता हुआ रूप है, किसका? नदी का या सरिता का। नदी को हम सरिता भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी बुक में सरिता लिखा है, सरिता मीन्स नदी ही है। नदी में जो पानी बह रहा है वो भी काम करता है अपना, लेकिन वो धीरे धीरे काम करता है, ठीक है। और जो अपर्दन का काम होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम होता है, वो ये काम बहुत तेजी में करता है, ठीक है। और नदी का यही सबसे महत्वपूर्ण काम है कि एक जगह की चीज़ों को दूसरी जगह तक ले जाना। नदी का जो अपर्दन का काम है वो नदी के ढाल पर, जल की मात्रा पर, यानी कि पानी कितनी मात्रा में है और वो कितनी तेजी से बह रहा है, इन चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा कि नदी का अपर्दन किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो नदी के अपर्दन का जो कार्य है वो नदी के ढाल पर, उसके वेग पर और पानी की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। जो अपर्दन का काम होता है वो नदियाँ पर्वतीय भागों में बहुत तेजी से करती हैं, ठीक है। यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में अपर्दन का काम अधिक होता है और इसके जस्ट विपरीत जब वो मैदानी भागों में या डेल्टाई भागों में आ जाती हैं तो अपर्दन का काम रुक जाता है और क्या होने लगता है? निक्षेपण का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि मैदान में आकर नदियों का ढाल कम हो जाता है। देखिए इस तरीके से, जैसे देखिए ये आपका मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है। और इस पहाड़ पर आते आते ये धीरे धीरे ढाल इस तरीके से कम होने लगा है, ठीक। ये पहाड़ पे से नदी निकलेगी और आकर के यहाँ ढाल कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, यहाँ बिल्कुल समतल आ गई। तो क्या होगा कि जब नदी यहाँ से बहना शुरू करेगी तो इसका ये ढाल बहुत तेज होगा, ठीक है। और बहुत तेज होने के कारण ये क्या करेगी? अपने साथ जो भी चीजें होंगी उनको बहा करके ले जाएगी और अपने तल को काटते हुए चलेगी। जैसे नदी आपकी ऐसे बहती है ना बेटा, ठीक है। तो नदी जब बहुत तेज बह रही होगी तो वो नीचे का जो तली का जो भाग है उसको काटेगी और काटने पर क्या बनेगा? वी शेप में वो बनेगी, यानी कि वो इस तरीके से दिखने लगेगी, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि वो साइड को बहुत तेजी से काटेगी, ठीक। समझ में आ रहा है आपको कि वो अपनी तली को गहरा करते जाएगी, क्योंकि वो बहुत तेज बह रही है। तो तली गहरे होने पर क्या होगा? ऊपर जो नदी का जो शेप था वो वहीं रह जाएगा और नीचे का जो शेप है वो धीरे धीरे कम होते हुए गहरा होता चला जाएगा। गहरे होने पर वो हमको इस तरीके से वी के शेप में दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वी आकार की घाटी, ठीक है। इसको हम कहते हैं वी आकार की घाटी। इसको हम कहते हैं वी आकार की घाटी, यानी कि नदी से जो आकृति निर्मित हुई है उसमें सबसे पहली आकृति क्या है? वी आकार की घाटी, ठीक है। और यही वी आकार की घाटी जब बहुत गहरी और सक्रिय हो जाती है, यानी बहुत पतली हो जाती है, पतले होते 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 तो हम उसको गार्ज कहते हैं, ठीक है। जब इसका शेप बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगा पतला होते हुए, तब ये क्या कहलाएगा? गार्ज कहलाने लगता है, ठीक है। गार्ज पे क्या होता है? इसके किनारे जो होते हैं बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं और ढाल बिल्कुल तीव्र हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है कि आप उसके ऊपर मतलब उस पर आप स्लाइड भी नहीं कर पाओगे, बहुत तेज हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारे जो गार्ज हैं आपके भारत में, वो हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के पास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप अभी हमने दो चीज़ें आपको बताई, एक वी आकार की घाटी और दूसरा गार्ज। बच्चों आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, आप इसको आराम से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू।